गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज जो है हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी का हमारा 3rd चैप्टर है जल संसाधन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा लेसन है। जल के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो संपूर्ण जलीय भाग जो होता है उसे जलमंडल कहते हैं हम। जितना भी हमें जो है जल प्राप्त होता है, जैसे पृथ्वी की सतह के 70.8% भाग पर जल का आवरण है, यानी कि जल हमें मिलता है। समझ गए आप? अगर हम ये कहें कि कितना भाग है, तो 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 3/4 भाग ऐसा है जो जल से ढका हुआ है। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें जो है 3/4 भाग में हम ये कहेंगे कि जो 97.39% है, ठीक है, जो 97 अपने बुक के अंदर जो है 96.5 दे रखा है, वैसे ही आप ये मान करके चलिए कि 97.39% भाग लवणीय रूप में सागरों में फैला हुआ है, सागरों के अंदर रहता है। केवल जो है हमारे पास 2.5% ही अलवणीय जल है, अगर हम सही तरीके से बात करें। और विश्व में अगर हम बात करते हैं तो विश्व में अलवणीय जल का भाग अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों के रूप में और हिम नदी यानी कि बर्फ की नदियों के रूप में हमें मिलता है। जबकि 30% जल ऐसा है बेटा जो थोड़ा सा कम भौम जल के जल भृत के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो भूमि के अंदर जो प्यूरिफाई फॉर्म में पाया जाता है वो वाला थोड़ा सा जल होता है। 30% जल वो होता है। ठीक है, अगर हम भारत को देखें कि भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। वृष्टि मतलब बरसात, बारिश, वर्षा। ठीक है, टोटल जो है 4% जो है हिस्सा केवल इंडिया के पास आता है विश्व का। प्रति वर्ष अगर जल उपलब्धता की हम बात करते हैं तो विश्व में इसका 133 यानी कि 133वां स्थान है। भारत का 133वां स्थान है प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी हैं। ऐसा कहा गया है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा, विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। ये सारी जो है रिपोर्ट्स यूएनओ के जल विकास रिपोर्ट के द्वारा दिया गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी हम आपको अभी बात की, उन सब चीजों से हमें पता ये लगता है कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है, आज मैं इस लेसन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि जो है आप क्वेश्चन आंसर याद करते समय आपको आसानी रहे। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जिन्हें हम चक्रीय विधि के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए आप? देखो, जैसे क्या होता है कि जल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। ठीक है, परंतु इसमें प्रयोग लाने वाला जो जल है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये जो कम जल है, कम जल होने के पश्चात भी हमारा इतने वर्षों से किस प्रकार से लगातार काम चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है जल जो है वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। यानी कि जैसे देख लीजिए, अगर ये बरसात है, बरसात के द्वारा जो है ये चक्र चलता रहता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर जो जल है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल में वो जाकर के वहां संघनित होकर के वर्षण के रूप में हमें पुनः पृथ्वी पर प्राप्त होता है, यानी कि वो वापस बारिश बन करके पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस प्रकार से धरातल पर विद्यमान जल जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, जो धरती वाला जल होता है बेटा वो धीरे धीरे रिस करके कहाँ पहुंच जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, जिसको हम भौम जल के रूप में या फिर भूमिगत जल के रूप में हम प्राप्त करते हैं कुओं और नलकूपों के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जल क्या है, एक नवीकरणीय पुनः प्राप्त किए जाने वाला संसाधन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि जल दुर्लभता मीन्स क्या होता है। दुर्लभता यानी कि जब किसी चीज की कमी होती है तो हम उसको दुर्लभता का नाम देते हैं। ठीक है, तो जल दुर्लभता यानी कि जब जल का जो स्वच्छ जल है, जो पीने योग्य जल है, जब उसकी मांग ज्यादा है लेकिन उसकी
पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है, तो हम ऐसी कंडीशन को जल दुर्लभता का नाम देंगे। ठीक है, देखो जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरण या योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम्स बना करके आपको अलग अलग पिक्चर्स शो की हुई है कि भाई किस तरीके से जो है इतना ज्यादा वाटर होने के बावजूद भी जो है नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, ऐसा जो है इतना इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि अगर मान लीजिए इस तरीके से फ्लड आ जाते हैं तो वहां पर कोई भी पानी पीने योग्य, फ्लड में जो है वो पीने योग्य पानी नहीं होता है। या फिर इस तरीके से बर्फीले स्थानों पर जो है वहां पर भी क्या बर्फ जो होती है उसको पीने योग्य नहीं माना जाता है। अगर मान लीजिए पानी जो है कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल ही पानी की कमी है, तो वहां पर इस तरीके से पानी का और भी ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कि बेसिकली जल दुर्लभता का क्या अर्थ होता है बेटा, कि जब स्वच्छ जल की कमी हो, अर्थात जल की मांग के अनुरूप जल की पूर्ति हमारे पास नहीं होने, तो ऐसी कंडीशन को हम जल दुर्लभता कहते हैं। तो जल दुर्लभता के क्या क्या कारण होते हैं, उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है। देखो जल दुर्लभता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम जल दुर्लभता का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी कारण देखें तो वो है जनसंख्या में वृद्धि होना। कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे जो जल के स्रोत हैं उस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उन स्रोतों पर पहले से ज्यादा दबाव बढ़ा है। देखो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। कि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है बेटा, उसी के कारण क्या हो रहा है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो है घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अनाज वगैरह उगाने के लिए भी बहुत ज्यादा जो है जल की आवश्यकता होती है। जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। लेकिन इससे नो डाउट क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो इससे जो है नो डाउट पानी की दुर्लभता हो जाएगी, पानी की कमी होगी। यानी कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन क्या है, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है कि जल संसाधनों का जो है अतिशोषण। कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो है जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो है हमने उद्योग धंधों में भी उद्योग धंधों की तरफ भी ध्यान दिया है। तो उद्योग धंधे बढ़ने के कारण क्या हुआ है, जल के जो स्रोत हैं उनका प्रयोग पहले से ज्यादा किया जाने लगा है। ठीक है, जैसे देखिए ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण भी क्या हुआ है, विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। लेकिन जितने ज्यादा जो है हम उद्योग धंधे ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, देखो उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। ठीक है, तो पहले से जो है ये अगर मान लीजिए इस तरीके का बात होती है तो जनसंख्या बढ़ती है, तो उसके साथ उद्योग धंधे और शहरीकरण का विकास होने के कारण भी जल की दुर्लभता होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्षा की मात्रा में पहले से बहुत ज्यादा कमी आई है। कि अगर हम बात करें कि पहले से अगर है जो वर्षा है, पहले से वर्षा का जो है पहले जितनी वर्षा आती थी बेटा, अब उसके मुकाबले में पहले से वर्षा अब कम आती है। तो कम वर्षा आने के कारण भी क्या होता है कि जो कम वर्षा आने के कारण कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, जो हमारा भूमिगत जल होता है, भौम जल स्तर होता है, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, और जितना भी जो मान लीजिए जो भी बरसात आएगी उसके कारण जो है जो नलकूप है, कुएं हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, उनमें पानी पहुंचता है, तो वो सब पानी क्या हो जाता है, वो सब पानी बरसात न होने के कारण उनमें पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस कारण से भी जो है पानी की दुर्लभता हो जाती है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए कि जल दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण भी हो सकती है। जैसे पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। तो ये इस तरीके से जो है ये भी
एक बहुत बड़ा रीजन है कि धीरे धीरे जो है हमारे पास क्या होता जा रहा है, हमारे पास पानी की कमी होती जा रही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन है हमारा बहुउद्देश्यीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं होती क्या हैं। बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं होती क्या हैं। देखो जब, हाँ तो बेटा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं बेसिकली होती क्या हैं। देखो जब नदी पर बांध बनाकर उसके जल का एक स्थान पर भंडारण कर लिया जाता है, ठीक है, कि नदी पर जो है इस तरीके से, देखो आपके यहाँ चित्र बनाया गया है कि नदी पर जो है इस तरीके से बांध बना लिया और पीछे देखो बहुत सारा जल जो है उसका भंडारण कर लिया जाता है, ठीक है, उसको पीछे रोक लिया जाता है और उससे जो है एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उसे हम बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कहते हैं। इसका जो है बेस्ट एग्जांपल जो है दामोदर घाटी परियोजना, भारत की जो है हम पहली दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली जो है परियोजना थी। और इसके अलावा बेटा जब ये काम किया जाता है, ये इस तरीके से जो है हम बहुउद्देश्यीय परियोजना के अंतर्गत बांध बना करके पानी को इस तरीके से रोक लेते हैं, तो उस रुके हुए पानी के कारण जो है हम बहुत सारे हमें लाभ होते हैं, प्लस में बहुत सारी हमें हानियां होती हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि हमें क्या क्या लाभ होते हैं और हमें क्या क्या हानियां होती है। तो मैं सबसे पहले आपको लाभ बता देती हूँ, आप लाभ की तरफ जो है पहले फोकस करें, क्योंकि जो है देखिए भारत जो है एक नया हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को जैसे आजाद हुआ, तो उसके बाद जो है हमारे देश को विकास की तरफ तेजी से बढ़ना था। तो इसलिए जो है हमने विकास के लिए ये बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनाया। इनके बारे में देखो क्या कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। देखो ये जो है ना एग्जाम्स में भी आ जाता है बेटा, क्या आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को किसने कहा है, तो आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, ठीक है। ये देखो अब आगे सबसे पहला लाभ क्या, जैसे बाढ़ों पर नियंत्रण करना। बाढ़ जो है, बाढ़ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो जाता है, देखो जैसे ये इस तरीके से, देखो ये जो है पीछे यहाँ पर ये बांध लगा करके पानी रोक लिया है, तो आगे जो है अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश भी आ जाती है तो भी फिर पानी क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आगे नहीं आता है, पानी जो है पीछे ही रुका रहता है, धीरे धीरे पानी आगे बढ़ता है, जिससे कि आगे के जो भी इलाके होते हैं वो बाढ़ से बचे रहते हैं। पानी जो है इस तरीके से नदियों के जल को इस तरीके से नियंत्रित करके रखा जाता है कि वो एक स्थान पर एकत्र कर लिया जाता है और इससे इन नदियों से बाढ़ों द्वारा मचाई जाने वाली तबाही जो थी उसको रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि मृदा अपरदन पर रोक। जैसे बेटे देखो अगर ये बांध नहीं होगा बीच में तो पानी का बहाव बहुत तेज होगा और बहुत तेज बहाव होने के कारण जो इसके जो भी इसके रास्ते में मिट्टी वगैरह जो भी आएगी नदी उन सब मिट्टियों को बहा करके अपने साथ ले जाएगी और उस स्थान को जो है उर्वरकता उसकी हो सकता है पहले से भी कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर बांध होते हैं तो मृदा अपरदन जो है वो तेजी से नहीं होता है, उस पर नियंत्रण बना रहता है। उसके बाद सिंचाई की सुविधा होती है कि अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से बांध बना दिया गया है तो पानी पीछे वाले इलाकों में भी मिलेगा और आगे वाले इलाकों में भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो है जो भी इस तरीके से नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनमें अनेक नहरों का निर्माण कर दिया जाता है, अलग अलग नहरों का निर्माण कर दिया जाता है और इन नहरों द्वारा सिंचाई करके जितनी भी जो जमीन होती है जहां पर खेती करनी होती है उस पर खेती करना संभव हो पाता है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसमें पॉइंट में डालेंगे। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलता है कि किस तरीके से जो है, देखो ये पानी पीछे बहुत ज्यादा मात्रा में रुक गया और आगे कम। अगर आप इसका रियल व्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत बहुत सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। लोग वहां पर जो है घूमने की दृष्टि से जाते हैं। जो ये पीछे बेटा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में रुका होता है, यहाँ पर बहुत सारे शिप्स बोट्स चलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो है लोग घूमने के मकसद से ही नहीं जाते बल्कि यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां भी चलती हैं, ठीक है। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके आसपास जो है सुंदर पार्कों का निर्माण कर दिया जाता है, छोटे मोटे होटल्स रिजॉर्ट्स इस तरीके से बना करके, और इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रयोग
किया जाता है। उसके बाद विद्युत उत्पादन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरीके से जो है बहुत सारा जो है विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग धंधों के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, तो वहां पर जहां पर ये नदी घाटी परियोजनाएं लगाई जाती हैं वहां पर जल के द्वारा जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और ये सबसे अच्छा साधन माना जाता है। वर्तमान समय में जल विद्युत को सबसे अच्छा उत्पादन का विद्युत का साधन मानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा मत्स्य उत्पादन। कि मत्स्य उत्पादन, जैसे मान लो ये जहां पर जो है पानी रुका हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये पानी जो है लंबे लंबे समय तक इस प्रकार से रुका रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी झीलों में बड़े बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जाता है, उसको एक व्यापार की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आर्थिक संसाधन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नौका परिवहन हो गया। नौका परिवहन, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो होती हैं उनमें नदियों और नहरों के जो अंदर क्या होता है इधर से उधर जाने के लिए बेसिकली इनका छोटी बोट्स जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भारी सामान को ले जाने के लिए भी थोड़े बड़े लेवल के जो बोट होती है उनका प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सस्ता साधन माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जो होती हैं वो बहुत ही सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, और ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के साथ जो है हमारा देश जो है एक तरीके से उसकी आर्थिक गतिविधियों में भी सहायता मिलती है, आर्थिक रूप से वो सक्षम हो पाता है। ठीक है, अगर हम कई बार तो देखो बेटा, इसको ये भी आधुनिक भारत के तीर्थ तक भी कहा गया है। आधुनिक भारत के मंदिर जो है इसको बांधों को इसीलिए कहा जाता है। इसके बाद अब बात आती है हानि की, कि भाई अगर इतने सारे लाभ होते हैं तो फिर हानि क्या है इससे, कि जो हम इसको हटाने की बात कर रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि इस तरीके से जो है ये ना लगाए जाए, तो इसकी कुछ हानियां भी होती हैं बेटा, जो कि देखो ये आप एक बार आप इसी का माइंड में लेकर के चलें कि ये यहाँ पर जो है एक बड़ी नदी है जिसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, जिसमें पानी पीछे ज्यादा मात्रा में है और आगे कम मात्रा में आता है। ठीक है, ये चल रहा है इस तरीके से। जब हम इस तरीके से कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आप ये समझ लीजिए कि हमने इसके बहाव को, प्राकृतिक बहाव को नियंत्रित कर दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इसका डिसएडवांटेज ये मानते हैं कि जब बांध लगा करके हम प्राकृतिक बहाव को अवरोधित कर देते हैं, उसे रोक देते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए नदी होता है, जैसे नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। अगर मान लो जो ये जो बना हुआ है कई बार जो है ये इधर से पानी रिश्ता इस तरफ आ जाता है, तो इससे भी जो है ये इस तरीके से मानते हैं कि ये सब चीजें जो होती हैं इससे क्या होता है कि इससे भी जो है नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है, ये इधर से उधर के चक्कर में। ठीक है, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे कि विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि ये देखो बीच में रुकावट आ जाती है ना, तो रुकावट के कारण ये जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ये इस पॉइंट के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो है अगर मान लो बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो पीछे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो पीछे के इलाके हैं वहां पर क्या हो जाता है बेटे, वो जलमग्न हो जाते हैं, वो बाढ़ का। देखो बेटा, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की एक और सबसे बड़ी हानि होती है कि ये बाढ़ के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं इस तरीके के बांध। जैसे आप ये देखो, ये यहाँ पर है, पीछे का साइड देखिए और आगे की साइड देखो। देखो बेटा, जैसे पीछे का जो है, पीछे कितना ज्यादा पानी है। अगर बहुत ज्यादा बारिश आती है, ठीक है, तो पीछे वाले क्षेत्र में जो है पानी बहुत अधिकता होने के कारण वो वहां पर जो है उन क्षेत्रों को डूबने का पूरा खतरा होता है। इसके साथ ही अगर बहुत ज्यादा बारिश आती है तो आगे जब पीछे वाले स्थानों को बचाने के लिए जो है डैम से पानी ज्यादा छोड़ दिया जाता है, तो आगे वाले क्षेत्रों में भी क्या हो जाता है, वहां पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण, यानी कि डैम्स लगाने के कारण, नदियों के बीच में जो है इसके प्राकृतिक बहाव को रोकने के, अवरुद्ध करने के कारण जो है यहाँ पर डैम्स लगाने के कारण जो है बाढ़ का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं लगाने के खिलाफ जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो है, इसके बहुत ही जो है एक बहुत ही ज्यादा इसके बड़े सोशल मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है। ये एक तरीके के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है। ठीक है,
तो इनका क्यों विरोध करते हैं ये लोग, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन या टिहरी बांध आंदोलन के माध्यम से इन बांधों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जो भी इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, जब इस प्रकार से पानी की अधिकता हो जाती है तो वो आसपास के इलाके क्या हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं। इस प्रकार के डैम्स होने के कारण वो वहां पर जो है जल्दी ही पानी का जो है वहां पर पानी जल्दी भर जाता है और वो बाढ़ का शिकार हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आमतौर पर वहां पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन जो सारे होते हैं उन सब का जो है वो सब चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं। वो सब चीजें जो है अचानक उनके ऊपर जो है संकट मंडराने लगता है। तो इस तरीके से देखो, जो भी वहां के स्थानीय समुदाय होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उस स्थान से विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित का मतलब क्या होता है कि उस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाना। ठीक है, तो ये विस्थापन के कारण भी बेटा वो उनकी न केवल उनका जीवन बल्कि उनकी आजीविका और उनकी संस्कृति सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। तो इसलिए भी स्थानीय लोग जो हैं इस प्रकार के डैम्स का विरोध करते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको याद करनी है। ओके, जिससे जो है आप अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से याद करेंगे इसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।